स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसमें हम लेकर आए हैं दिनांक 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक के बीच के साप्ताहिक खबर, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। भारत सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला या ऑक्शन करने वाला दुनिया का पहला देश होगा। हर एक सैटेलाइट डाटा या सूचनाओं का आदान प्रदान एक विशेष स्पेक्ट्रम पर करता है। उसका एक विशेष नामकरण होता है या संख्या होती है। तो उस संख्या या नामकरण के स्पेक्ट्रम की नीलामी भारत करेगा, क्योंकि भारत इस समय स्पेस क्षेत्र में या स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या स्पेस तकनीक के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ रहा है। अब तक भारत ने इस क्षेत्र में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन अब भारत स्पेस टेक्नोलॉजी से धनार्जन या लाभ कमाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए इसरो ने कॉमर्शियल कंपनी बना रखी है जो स्पेस के क्षेत्र से धनार्जन करती है या लाभ कमाती है या प्रॉफिट कमाती है या फॉरेन करेंसी गेन करती है। अब देखिए, स्पेस सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का जो है भारत तो नीलामी करेगा ही। इसके अलावा चूँकि भारत उपग्रह के क्षेत्र में या स्पेस टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है, इसलिए कृषि मंत्रालय अपना एक अलग से ही उपग्रह रखेगा, जिससे वो अपने ज़रूरत की चीज़ों को काम कर सके। जैसे कृषि के क्षेत्र का या किसी फसल की बुआई कहाँ कहाँ हुई है उसका रिमोट सेंसिंग कर सके, उसकी जाँच कर सके, जो ज़रूरी आंकड़े हैं या जो डेटा हैं उनका संग्रहण कर सके, जरूरी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। मौसम से लेकर कृषि संबंधित सभी सूचनाएं, जैसे मौसम, बारिश, वर्षा, सूखा, आंधी, ओला पड़ना या पाला पड़ना, ऐसे हर तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा, जिससे कि कृषि क्षेत्र का और उन्नयन होगा और विकास होगा और कृषकों का भी विकास होगा। इसके अलावा फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से बने एक सैटेलाइट द्वारा पृथ्वी पर मौजूद जल का सर्वेक्षण कराया जाएगा या सर्वे कराया जाएगा। चीन ने अंतरिक्ष में अपना एक स्वर्ग महल बना लिया। एक्चुअली चीन ने एक स्पेस स्टेशन बना रखा है अंतरिक्ष में, या अंतरिक्ष स्टेशन बना रखा है। तो उस अंतरिक्ष स्टेशन का नाम चीन ने रखा है तियांगोंग। तियांगोंग का अर्थ होता है स्वर्ग का महल। तो अभी तक दुनिया में ISS अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन एकमात्र स्पेस स्टेशन था, लेकिन अब चीन का भी एक अपना अलग से स्पेस स्टेशन है जिसका नाम तियांगोंग है, और हिंदी में इसका अर्थ होता है स्वर्ग का महल। जापान ने विश्व का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। ये देखिए, भारत का जो पारंपरिक ज्ञान है बहुत विकसित था, ठीक है, बहुत विकसित था। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत आयामी थे, लेकिन समय के साथ साथ वो उसकी पहुंच सीमित हो गई। तो नई शिक्षा नीति में छात्रों को पारंपरिक भारतीय ज्ञान भी प्रदान किया जाएगा। देखिए, पारंपरिक ज्ञान की समाप्ति का सबसे बड़ा कारण तो उपनिवेशवाद या उपनिवेशीकरण। जैसे ही हम अपना पारंपरिक ज्ञान अर्जित करेंगे, औपनिवेशिक मानसिकता पर एक प्रहार होगा, क्योंकि औपनिवेशिकता के कारण या उपनिवेशवाद के कारण भारत अपने पारंपरिक ज्ञान को प्राप्त ना कर सका, उसका लाभ नहीं ले सका। तो उपनिवेशवाद से उभरने की एक चुनौती होगी। इस पर एक लेख है, आप इसको देख लीजिएगा। भारत सरकार अगले वर्ष 2023 में जो बजट जारी करेगी, उसमें आयकर के क्षेत्र में या टैक्सेशन के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन करने वाली है। क्योंकि भारत बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है, तो टैक्सेशन में ऐसे सुधार होने की बहुत सारी संभावनाएं थी और उम्मीद थी। GST भी एक सुधार है। उसी का एक और रूप है कि टैक्सेशन को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। जब टैक्स कम होगा और एग्जेम्पशन ख़त्म कर दिए, एग्जेम्पशन माने कि बहुत सारे तरीक़ों से टैक्स देने से बचना या लीगल तरीके अपना के टैक्स ना देना, तो एग्जेम्पशंस ख़त्म कर दिया जाएगा, अपवाद ख़त्म कर दिया जाएगा और टैक्स की लिमिट कम कर दी जाएगी। जब टैक्स लिमिट कम कर दी जाएगी, एग्जेम्पशन ख़त्म कर दिया जाएगा, तो अधिकांश व्यक्ति टैक्स पे करेंगे। उससे क्या होगा कि लोग टैक्स का सही मूल्य समझेंगे, ब्लैक मनी पे कंट्रोल होगा और डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस करने में सुधार होगा, बिजनेस के क्षेत्र में सुधार होगा। और जैसे जैसे बिजनेस के क्षेत्र में सुधार होगा, वैसे वैसे भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। इसी टैक्सेशन पे अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रैफिक एसोसिएशन के चीफ का कहना है कि भारत में पोटेंशियल बहुत है, क्षमता बहुत ज़्यादा है। एविएशन के क्षेत्र में भी बहुत सारी क्षमताएं हैं, लेकिन टैक्स के कारण वो क्षमताओं का पूरा दोहन नहीं हो पा रहा है, क्षमताओं का पूरा लाभ नहीं लिया जा सकता है। इसलिए भारत सरकार इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए टैक्स को कम कर रही है, कर के दर को कम कर रही है,
टैक्स रेट को कम कर रही है, जिससे लोगों को टैक्स देने में सुविधा हो, लोग टैक्स की चोरी ना करें और जो ईमानदार लोग हैं उन पर बहुत ज़्यादा बोझ ना आए। तो आपने देखा कि किस तरह से भारत सरकार टैक्स को कम कर रही है। उस टैक्स को कम करने से पोटेंशियल बढ़ेगा, लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी सुधार हो रहा है और 2024 तक लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आएगी, जो 9% तक हो जाएगा। तो जैसे जैसे लॉजिस्टिक में कमी आएगी, टैक्स रेट कम होगा, तो भारत में बिजनेस बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अभी देखिए सेबी में फास्ट ट्रैक क्लियरेंस हो रहा है, जो पहले 70 दिन में हुआ करता था 7 दिन में हो रहा है। ये जितने भी सुधार हैं केवल और केवल बिजनेस बढ़ेगा इससे, और जैसे ही बिजनेस बढ़ा आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जीडीपी बढ़ेगा, और जब जीडीपी बढ़ेगा तो दुनिया का वर्ल्ड पावर बन के भारत एक सामने आएगा। ऑनलाइन गेम में हो सकता है कि जीएसटी देना पड़ जाए। फिलहाल इस बार चर्चा नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में इसमें टैक्स देना पड़ेगा ऐसा माना जा रहा है। जीएसटी चोरी के मामले में पहली सज़ा हुई है, उत्तराखंड में हुआ है। इसमें पीएस इंटरप्राइजेज के संचालक सुरेंद्र सिंह को सज़ा दी गई है। तो मैंने भी आपको बताया कि किस तरह से भारत टैक्स के क्षेत्र में सुधार कर रहा है। इससे भारत के पोटेंशियल में वृद्धि होगी, क्षमताओं में वृद्धि होगी। कुछ लोगों ने टैक्स की चोरी की, उनको टैक्स चोरी की सज़ा दी गई, और अब 2 करोड़ तक की टैक्स चोरी पर क्रिमिनल केस नहीं बनेगा। इसके पहले 1 करोड़ तक की टैक्स चोरी पर क्रिमिनल केस बन जाता था। भारत टैक्सेशन के क्षेत्र में सुधार इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत अब ग्लोबल हब बन रहा है। देखिए, चाइना को काउंटर करने के लिए अगर कोई देश दुनिया में है तो वो है भारत। उसी के पास क्षमता है कि चाइना को बैलेंस कर सके, काउंटर कर सके। तो दुनिया के सारे देश सहयोग कर रहे हैं कि भारत का विकास हो। दूसरी बात, भारत में पोटेंशियल भी है, भारत की आबादी युवा है और अपडेट भी है। हमारे पास डेटा सबसे सस्ता है, ज़्यादातर लोग ऑनलाइन चीज़ों का लाभ ले रहे हैं, सर्फिंग में बहुत आगे हैं हम लोग। देखिए, अब इसके अलावा भारत दुनिया के बहुत सारे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का एफटीए या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जनवरी में शुरू हो जाएगा। देखिए, विकास जब भी होगा इन्फ्लेशन में वृद्धि होगी, लेकिन वो एक लिमिट के ऊपर नहीं जा सकता। अगर एक लिमिट के ऊपर गया इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति, तो फिर वो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए घातक होता है। 4 से 6% तक इन्फ्लेशन आदर्श माना जाता है। अगर इतना किसी भी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है तो माना जाता है कि उस अर्थव्यवस्था का विकास बेहतर हो रहा है। तो इस समय रिटेल इन्फ्लेशन 6% के नीचे आ चुका है भारत में। आईआईटी मद्रास की एक टीम ने ओशन एनर्जी से एक जनरेटर बनाया है जो समुद्र की ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करेगा। जैसे भारत के सारे राज्य एक ऊर्जा ग्रिड या पावर ग्रिड के साथ जुड़े हुए हैं, उसी तरह भारत ऐसे ही पावर ग्रिड का निर्माण करना चाहता है जो साउथ एशिया को पूरी तरह से जोड़ के रखे। अभी आपने सुना ही होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने 1 सन 1 वर्ल्ड एंड 1 पावर ग्रिड की बात की थी। तो वह उसी का एक शुरुआत है साउथ एशिया पावर ग्रिड। इसमें साउथ एशिया के देशों को जोड़ा जाएगा पावर ग्रिड से और उनको भी ऊर्जा सुरक्षा दी जाएगी। इसके कई बहुआयामी लाभ हैं, बहुआयामी पक्ष हैं इसके। अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो इसको यूज़ ज़रूर करिएगा। ये बहुत बढ़िया फैक्ट है आपके मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि इसका भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत बेहतरीन प्रयोग करेगा, रणनीतिक संबंध में इसका प्रयोग करेगा। देखिए, अब हमारे यहाँ भारत में साउथ एशिया पावर ग्रिड बनाया जा रहा है ताकि पूरे साउथ एशिया के देश उससे जुड़ें। लेकिन अमेरिका में कुछ लोग ऐसे हैं जो सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो वो ऑफ ग्रिड हो रहे हैं। याद रखिएगा, ऑफ ग्रिड का मतलब होता है जो मेन नेशनल या राष्ट्रीय पावर ग्रिड है उससे ना जुड़ना, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से जुड़ना। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या किसी भी ऐसे ऊर्जा स्रोत से जुड़ना जो राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ा ना हो। बस इससे क्या हो, लोग के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता है, लोग शांति से जीवन जीते हैं। अमेरिका में ऐसा एक चलन बढ़ रहा है धीरे धीरे। देखिए, पावर ग्रिड या नेशनल पावर ग्रिड या अंतर्राष्ट्रीय पावर ग्रिड की बात चल रही है। इसके साथ साथ भारत ऊर्जा के क्षेत्र में बायोफ्यूल को लेकर भी बहुत एक्टिव है। इसलिए भारत बायोफ्यूल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना रहा है, जिस तरह से भारत ने सोलर एनर्जी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया हुआ है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का कहना है कि अब राज्य में कोई नया
कोयला आधारित पावर प्लांट नहीं बनेगा। इसके अलावा कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लगभग बनकर तैयार है। देखिए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है? एफबीआर का मतलब सीधे सीधे समझिए, इसमें जितना फ्यूल डाला जाएगा या जितना ईंधन डाला जाएगा उससे ज़्यादा ये ईंधन का उत्पादन करता है। ऐसा कैसे होता है? देखिए, होता क्या है कि एफबीआर या फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। और प्लूटोनियम 239 प्राकृतिक रूप से या तो नहीं पाया जाता है या बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ये यूरेनियम 238 के साथ पाया जाता है। तो जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है तो उसमें जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई जाती है, जिसके कारण विखंडन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो इसमें हर परमाणु अपने साथ 3 न्यूट्रॉन्स छोड़ते हैं, तो एक चैन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। इनमें से एक न्यूट्रॉन का संचयन ये कर लेता है, यूरेनियम 238, और यूरेनियम 238 जब न्यूट्रॉन को ले लेता है तो ये बदल जाता है प्लूटोनियम 239 में। तो इस तरह से उस ईंधन में यूरेनियम 238 की अधिक मात्रा के कारण वह ईंधन ज़्यादातर प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है। इस कारण फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जितना ईंधन डाला जाता है, अर्थात प्लूटोनियम 239 का जितना डाला जाता है, उससे ज़्यादा ईंधन की प्राप्ति होती है प्लूटोनियम 239 के ही रूप में। इसके अलावा इसमें विखंडन की प्रक्रिया को धीमा नहीं किया जाता, इसलिए इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। बाकी रिएक्टर्स में एक मंदक का प्रयोग कर कर विखंडन की प्रक्रिया को धीमे कर दिया जाता है, लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में विखंडन की प्रक्रिया को धीमे नहीं किया जाता। तो 2 बात याद रखिएगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में। पहला, इसमें मंदक का प्रयोग नहीं होता। दूसरा, इसमें जितना ईंधन का प्रयोग होता है उससे ज़्यादा इसमें ईंधन प्राप्त होता है, और इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम 239 का प्रयोग होता है। देखिए भैया, मैंडूज जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के क्षेत्र में है। ये किस एरिया में अभी आप देख लीजिए, कभी प्रश्न ऐसे आ जाता है। एपीईडीए अब किसानों से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए जो एनओसी ले आता है वो ऑनलाइन भी ले लेगा, और पहले ये ऑफलाइन था, अब ये ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि किसानों को आसानी हो अपने ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए। सीता रसोई या अयोध्या से संबंधित है, वहाँ पर निःशुल्क भोजन दिया जाएगा लोगों को। बस ये याद रखिए सीता रसोई कहाँ पे शुरू हुआ है, तो अयोध्या में। देखिए 2023 बाजरे का वर्ष या मिलेट का वर्ष है या मोटे अनाज का वर्ष है, तो भारत का ये प्रयास है कि उसका उपयोग बढ़ाया जाए, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो उसके कई सारे उत्पाद बनाने का प्रयास भारत लगातार कर रहा है, ताकि इससे हर किसी को लाभ हो, किसानों को लाभ हो, लोगों के स्वास्थ्य को लाभ हो। देखिए ये डेटा है पर्यटकों से संबंधित। तो चीनी पर्यटक सबसे ज़्यादा रुकते हैं भारत में, उनका स्टेइंग का समय कितना है, किस राज्य में कौन से पर्यटक आ रहे हैं, तो ये डेटा कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैं ये डेटा ले आऊँ, आप देख लीजिएगा, आपके लिए यूज़फुल है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि बॉर्डर की सुरक्षा राज्यों की भी जिम्मेदारी है। देखिए पहले बीएसएफ के पास बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक का क्षेत्र था, अब उसको बढ़ाकर लगभग 50 किलोमीटर कर दिया गया है। इस रेंज में बीएसएफ अपना मिशन कर सकती है, अपने कार्य करती है बॉर्डर एरिया में। देखिए अभी एक युद्धाभ्यास हुआ है ऑस्ट्रो हिंद, जो राजस्थान में हुआ है, बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है ये। वहीं दूसरी तरफ भारत ने पूर्वोत्तर में भी सैन्य अभ्यास किया है। अग्नि 5 का पहुंच कहाँ तक है देख लीजिए, चीन का पूरा पहुंच है, आधे यूरोप तक अग्नि 5 की पहुंच है। भारत और नेपाल ने सूर्य किरण सैन्य अभ्यास शुरू किया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों में एक ट्रीटी है कि वहाँ गोली नहीं चलाई जाएगी। तो ऐसे मामले में ये दोनों देश के सैनिक ऐसे चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं जो असल में गोली नहीं, जिससे गोलीबारी नहीं होती। तो भारत तो पहले ऐसा प्रयोग करता नहीं था, लेकिन चीनी सेना के आक्रामक रवैये के कारण भारत को प्रतिकार के तौर पर या अपनी रक्षा के लिए ऐसे का प्रयोग करना पड़ रहा है। देखिए अभी एक हाथी को चोट लग गई थी छत्तीसगढ़ में, तो
उसको बचाना मुश्किल है। तो ऐसे कंडीशन में उसके लिए इच्छा मृत्यु की मांग की जा रही है। इसके पहले भी कई पशुओं के साथ ऐसा किया गया है कि जिनको बचाना मुश्किल था, जैसे मद्रास हाई कोर्ट ने सुगणेश्वर मंदिर में एक हथनी बीमार थी राजेश्वरी नाम की, उसको भी दया मृत्यु दी थी। तो उसमें क्या होता है, अगर पशुओं के पास बचने को उपाय नहीं होता है और बहुत असहनीय दर्द है, उस कंडीशन में उन्हें इच्छा मृत्यु मिल जाती है अक्सर। लेकिन उसके लिए बाकायदे प्रोसेस है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के धारा 11 तक एक प्रक्रिया है, उसका पालन किया जाता है। गंगा की सफाई से पर्यटन और जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा। दिसंबर में या फिर अगले साल के शुरुआत में नया टेलीकॉम बिल का ड्राफ्ट आ जाएगा। इसके अलावा भारत 5G के मामले में बहुत ही आगे बढ़ रहा है, इसका डेटा है। अगर सड़क पर गड्ढे हुए तो FIR किया जाएगा, ये कर्नाटक हाई कोर्ट का ऑर्डर है। मोपा एयरपोर्ट जल्दी ही गोवा में स्टार्ट हो जाएगा। SABC द साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट कर रही है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है समन्वित कीट नियंत्रण, जिससे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मिर्ची के फसल में लगने वाले ब्लैक ट्रिप्स को नियंत्रित किया जा सके। नोएडा में अगर कोई कुत्ता पालता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बाकी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार देश में पालतू जानवरों के हमलों के कारण लोग घायल हो रहे थे। देखिए, यही है, देश का विकास हो रहा है, लोग नई नई चीज़ें अपना रहे हैं, या जो विकसित देश जिस प्रक्रिया को अपनाती थी उसको अपना रहे हैं। अब हर चीज़ वेल मैनेज्ड होगा। अगर आपको पशुपालन करना है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, एक प्रोसेस को फॉलो करिए। तो भारत धीरे धीरे विकसित देश बनने की प्रक्रिया में है, और आने वाले 10-20 साल के अंतर्गत, या 10-20 साल या 25 साल में भारत बहुत ही विकसित देश हो जाएगा, या विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर UNSC के रिफॉर्म और वैश्विक आतंकवाद से संबंधित एक मीटिंग में गए हैं। UNSC में रिफॉर्म से सीधे सीधे मतलब समझ लीजिए कि वहाँ पर 5 ही देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, अन्य 10 अस्थायी देश होते हैं जिनका चुनाव होता है 2-2 वर्ष के लिए। तो भारत चूँकि 1-2 साल में दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा, और अभी सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतांत्रिक देश है, तो वो UNSC में नहीं है, तो UNSC की प्रासंगिकता को प्रभावित करता है। भाई, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश UNSC में नहीं है, तो ये तो अपने आप ही लोकतंत्र के खिलाफ है। इसलिए भारत का प्रयास है कि UNSC में शामिल किया जाए। इसी के लिए लगातार प्रयास भारत लंबे समय से कर रहा है। न्यूजीलैंड में एक नियम बनाया गया है कि अगर जो 2009 के बाद जन्मा हुआ है उसको सिगरेट नहीं दिया जाएगा। तो धीरे धीरे न्यूजीलैंड धूम्रपान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देगा, क्योंकि धूम्रपान के कारण बहुत सारे लोगों की जान जाती है। तो लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए न्यूजीलैंड अपने युवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहा है, और भविष्य में पूरे देश में प्रतिबंध लगा देगा। केरल में बायप्रो नाम का एक नौका होता है, उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिलाने के लिए या GI टैग देने के लिए अप्लाई किया गया है। उम्मीद है कि जल्दी ही इसको GI टैग मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ केरल में 5 कृषि उत्पादों को GI टैग दे दिया गया है। इनका नाम है ओनाटू कारा इल्लू, कोडुंगालूर पोतुविल्लारी, अत्तापाडी, अत्तू कोम्बू अवारा, अत्तापाडी थुआरा, कांथालूर, वत्तावाडा, वेलुथुली। तो इन 5 कृषि उत्पादों को GI टैग देने के बाद केरल में इस समय कुल 17 वस्तुओं को GI टैग मिला हुआ है। देखिए, ये नाम याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर आप सुन लेंगे तो दिमाग में बना रहेगा। 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप भारत में होने वाला है। उस वर्ल्ड कप को भारत में भ्रमण कराया जा रहा है। भारतीय मूल के लियो वाराडकर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। भारतीय लोग अपने झंडे गाड़ रहे हैं, ब्रिटेन से लेकर आयरलैंड तक सब भारतीय धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, अब तक जितना भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं ज़्यादातर प्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अभी भी कुछ तथ्य होंगे जो प्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन अब का जो भी वीडियो है वो ज़्यादातर फोकस होगा मेंस पे। तो अगर आप केवल
प्री के लिए देख रहे हैं इस वीडियो को या वनडे एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं, तो या तो अभी के बाद वीडियो ना देखिए या तो उसकी स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, केवल तथ्य देख लीजिए। जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, जिन छात्रों को किसी भी मुख्य परीक्षा में लिखना है, उनके लिए यह आगे का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हिस्सा मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि भारतीय न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में घर्षण की स्थिति दिख रही है। घर्षण मतलब शक्तियों का एक टकराव सा हो रहा है, एक ऐसा महसूस किया जा रहा है। ठीक है, वो भी पूरी तरह से खुल के सामने नहीं आया। उसका कारण क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने एक कॉलेजियम पद्धति अपना रखी है, जिसमें CJI और कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, जबकि भारतीय संविधान में यह अधिकार, नियुक्ति का अधिकार व्यवस्थापिका के पास है। बाद में भारत सरकार ने NGSA बनाया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो एक टकराव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन भारतीय राजनीतिज्ञ या विधायिका और भारतीय न्यायमूर्ति या न्यायाधीश बहुत मैच्योर हैं और इसको संतुलित कर रहे हैं किस तरह से, ताकि घर्षण की स्थिति से बचा जा सके, संघर्ष की स्थिति ना हो। इस पर ही भारत के कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू ने कहा है कि एक अपॉइंटमेंट सिस्टम होना चाहिए हायर जुडिशरी में भरने के लिए। और इसी पे एक लेख भी है कि सरकार और जुडिशरी में किस तरह से घर्षण हो रहा है। देखिए एक तथ्य याद रखिए, गवर्नमेंट का मतलब जुडिशरी भी होता है। अगर गवर्नमेंट की पूरी परिभाषा में जाएंगे तो वहाँ पर कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, इन तीनों को मिला के सरकार कहा जाता है। ठीक है, कार्यपालिका का मतलब एग्जीक्यूटिव या मंत्रिमंडल होता है, व्यवस्थापिका का मतलब लेजिस्लेटिव होता है जिसमें संसद है, और न्यायपालिका का मतलब न्यायालय है। इन तीनों को मिला के सरकार कहा जाता है। और तीनों में शक्ति का बंटवारा भारतीय संविधान में किया गया है। लेकिन न्यायिक सक्रियता के कारण कभी कभी वो बाधाएं या वो जो सीमाएं हैं, वो सीमाएं टूट जा रही हैं। तो वो सही है गलत, उस मुद्दे पे हमें नहीं जाना है। कोशिश करना है कि दोनों में संतुलन बनाकर रखें जब भी अगर ऐसा प्रश्न आए, क्योंकि ये प्रश्न आएगा ही आएगा। जिस तरह से ये चीज़ें हाईलाइट बनी हुई हैं, यहाँ से मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न आना तय है। देखिए उसी प्रक्रिया में इन्होंने कहा है कि एक लेख है, इसमें कहा है कि जुडिशरी पर हमला हो रहा है। और इसी दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि संविधान नैतिक शिक्षा डॉक्यूमेंट है। तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि क्या संविधान मोरल एजुकेशन डॉक्यूमेंट या नैतिक शिक्षा डॉक्यूमेंट है, तो बिल्कुल हाँ करिएगा। यहीं से प्रश्न उठाते हैं। UPSC में जो नए प्रश्न आते हैं वो यही से ही उठाते हैं। जब कोई CGI या कोई बड़ा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को ऐसे तथ्य बोल देता है तो उनको ही कोट कर लिया जाता है। देखिए ये भी उसी का हिस्सा है। इनको एक बार जोड़ पढ़ लीजिए। जितने भी आर्टिकल्स इस वीडियो में शामिल किए गए हैं, आप प्रयास करिए उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि वो मुख्य परीक्षा में निसंदेह आएंगे। आपको बस इतना, दोनों लोग का जब भी अगर ऐसा प्रश्न आता है कि क्या भारतीय न्यायपालिका व्यवस्थापिका में संघर्ष की स्थिति है, तो आपको बैलेंस बना कर रखा। आपको सीधे हाँ ना जवाब देना ही नहीं है। आप न्यायपालिका का पक्ष लिखिए, व्यवस्थापिका का पक्ष लिखिए और दोनों का कंक्लूजन लिख दीजिए कि ये हो रहा है या ऐसा होगा। लेकिन ये सीधे सीधे कभी मत लिखिए कि सही हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा कभी मत लिखिए, फंस जाएंगे आप, क्योंकि वो आपके विचार नहीं मांग रहा। जब फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट NJSC को एक्सेप्ट कर ली, तो मानेंगे कि हाँ कॉलेजियम गलत था। लेकिन जब तक कॉलेजियम है तब तक कॉलेजियम गलत नहीं है, ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट हाँ ना आपको कुछ नहीं करना है। अभी कई सारे राज्यों में चुनाव था, तो उसमें एक मत है कि राज्य के चुनाव है क्या उसको स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाए या राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाए, क्योंकि हर राज्य के अपने एक स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। ठीक है, तो क्या वो ज़रूरी है कि नहीं है? कभी ऐसे प्रश्न आ जाए तो उसको टैकल कर सके, उस पर ये है, एक लेख है, देख लीजिएगा आप। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि टैक्स के क्षेत्र में सुधार हो रहा है, भारत की विकास गति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उस विकास की गति को बाधा पहुंचा रही है वैश्विक आर्थिक सुस्ती। वैश्विक आर्थिक सुस्ती भारतीय विकास की गति के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उसको रोक नहीं सकती। उसका कारण है क्योंकि जो वैश्विक चुनौती है वो वैश्विक डिमांड के ऊपर निर्भर है, लेकिन भारत के आंतरिक बाजार में ऑलरेडी डिमांड बना हुआ है। इस कारण भारत के विकास दर को अभी फ़िलहाल कोई बाधा नहीं है। तो ये पढ़ लीजिएगा। और आर्थिक वृद्धि में महंगाई कैसे बाधा होती है या बाधा बनी हुई है, इसको भी देख लीजिए।
और इस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। देखिए, जब भी टैक्स रेट में कमी आएगी, भी मैंने आपको बताया कि टैक्स रेट में कमी आएगी, तो जब टैक्स रेट में कमी आएगी तो वस्तुओं के मूल्यों में भी कमी आएगी। भाई मान लीजिए कि आप किसी 10 रुपये के सामान पे 2 रुपये टैक्स देते हैं तो आप 12 रुपये में खरीदते हैं, लेकिन अगर ये टैक्स को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाए तो फिर वो वस्तु आपको 11 रुपये में मिलेगा। हाँ, तो इससे क्या होगा, एक प्रोसेस स्टार्ट होगा महंगाई पर नियंत्रण करने का। आज डीजल पेट्रोल का दाम इतना महंगा क्यों है? क्योंकि उस पर टैक्स ज़्यादा है। टैक्स कम कर दिए, डीजल पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा। और डीजल पेट्रोल का दाम ज़्यादा है, इसके कारण बहुत सारी चीज़ें, यातायात महंगा है, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो उसको सरकार बैलेंस करने के कई सारे कार्य कर रही है, जिस पर अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से भारत सरकार का ये प्रयास है कि फॉसिल या जीवाश्म ईंधन को छोड़कर नवीकरण ईंधन पर जाया जाए, सोलर एनर्जी पर जाया जाए, जिससे कि पर्यावरण की भी रक्षा हो और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी सुधार हो। क्योंकि जब भी हम फ्यूल बाहर से मंगाते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर खर्च बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर पेट्रोल और डीजल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिसके कारण हमें डॉलर में पेमेंट करना होता है, तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक बोझ होता है। इसलिए भारत सरकार का पूरा प्रयास है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नवीकरण ऊर्जा या रीन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करें। देखिए, अभी महंगाई की बात चल रही थी। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी पर एक लेख है कि किस मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है, आरबीआई या सेंट्रल बैंक बनाता है किसी भी देश का। भारत में आरबीआई बना रहा है, या आरबीआई की कमेटी है वो बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी से किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा को नियंत्रित किया जाता है। इसी नियंत्रण के दौरान अगर कोई गलती होती है तो या तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है या तो इन्फ्लेशन घट जाता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो भी अर्थव्यवस्था के लिए समस्या है, अगर इन्फ्लेशन घटता है तो भी एक समस्या है। तो उसको बैलेंस बना के रखना होता है। देखिए, आर्थिक विकास हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार हम लोग को ये भी सुनने में आ रहा है कि लोगों का शोषण हो रहा है। तो एक ऐसे मॉडल की ज़रूरत है जिसमें बिजनेस में लोगों का शोषण ना हो। ये जो लेख है इसमें विचारक का मानना है कि बिजनेस से उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको लाभ हो। ये संभव नहीं है। देखिए, ये जो लेखक हैं उनका विचार मार्क्सवादी या वामपंथी है, जिसमें श्रमिकों को केंद्र में रखकर विचार व्यक्त किया जाता है। लेकिन श्रमिक के पास पूंजी तो है नहीं, तो जो पूंजीपति जब भी पूंजी लगाएगा तो बदले में वो लाभ चाहेगा ही चाहेगा। और राज्य सरकार बिजनेस कर नहीं सकती। जब भी सरकार बिजनेस करेगी वो हमेशा घाटे में ही जाएगा। आप देखिए, सरकारों के अंतर्गत जितने भी कंपनियां हैं ज़्यादातर घाटे में चलती हैं। बहुत कम कंपनियां हैं जो लाभ में चलती हैं। पूरा व्यवसाय इसीलिए डूब गया। इसी पर एक लेख है, इसको जरूर पढ़िए। और देखिए, बिजनेस तो हो ही रहा है। अब चूंकि भारत की आबादी ज़्यादा है, मैंने आपको बताया कि किस तरह से साल 2 साल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन जाएगी, तो वह आबादी विदेशों में जा रही है और वहाँ से पैसे भेज रही है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने देश में धन प्रेषण करने वाला या पैसा भेजने वाला देश भारत है। यह अभी 1 लाख मिलियन डॉलर है। तो बहुत बड़ा रकम है जो भारतीय दूसरे देशों में जाकर मेहनत कर कर अपने मेहनत की कमाई भारत में भेजते हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और विकास की गति को सहायता मिलती है या विकास की गति में वृद्धि होती है, विकास दर बढ़ता है। देखिए, अभी तमिलनाडु ने एक गोल बनाया है कि 2030 तक तमिलनाडु की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन हो जाएगी। अब आप सोचिए, जब तमिलनाडु 1 ट्रिलियन बनाने की क्षमता रख सकता है या उसका गोल बना सकता है, तो भारत में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनके इकोनॉमी की क्षमता 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन तक है। अब सोचिए, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, यूपी है, राजस्थान है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है। ऐसे 10-12 राज्यों को जोड़ लिया जाए और सबने अपना टारगेट 1-1, 2-2 ट्रिलियन रख लिया, तो आप समझ लीजिए कि पिछले 10 से 20 साल में भारत कहाँ पहुँच जाएगा। तो अभी कुछ बड़े उद्योगपतियों ने कहा कि 2047 तक भारत की इकोनॉमी 30-40 ट्रिलियन तक पहुँच जाएगी। तो उस समय वो असंभव लग रहा था, लेकिन अब इसको देख के लगता है कि ऐसा संभव है। इसके पीछे कारण भी है। कारण क्या है? क्योंकि अब जो है वैश्विक शक्ति संतुलन बिगड़ रहा है। चीन सबको डिस्टर्ब कर रहा है, तो चीन को काउंटर करने के लिए पूरी दुनिया भारत का सहायता कर रही है।
भारत में वो क्षमता भी है, भारत में आबादी युवा है, स्किल्ड है और हर तरह के तकनीकों से लैस है। तो इसलिए भारत उस लक्ष्य को हासिल कर सकता है। अभी टाटा सन्स के चीफ ने कहा है कि 2047 तक $30 ट्रिलियन की क्षमता भारत हासिल कर लेगा, या भारत का इकोनॉमी $30 ट्रिलियन तक हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि जब छोटे छोटे राज्य या कई सारे राज्य अपने अपना एक टारगेट बना लेंगे और 2047 तक सबका अगर 2-2 ट्रिलियन हो गया, अगर 10-15 राज्य भी हो गए तो आप सोच सकते हैं अपने आप 30 ट्रिलियन हो जाएगा। मतलब कि हम लोग 30 ट्रिलियन से ज़्यादा ही हो जाएंगे अगर प्रॉपर तरीके से काम किया जाए तो। इसके कई सारे पक्ष हैं जो इनको प्रमोट करेंगे, कैटलिस्ट का काम करेंगे। अभी G20 का मीटिंग है, वो भी इसमें कैटलिस्ट का काम करेगा। वो कैसे काम करेगा वो भी हम लोग उस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी देखिए इकोनॉमी बढ़ रही है, तो जब इकोनॉमी बढ़ रही है तो उसको बूस्ट देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार को बढ़ाने के लिए नाइट इकोनॉमी या की बात की जा रही है भारत में, ताकि रात को भी व्यापार किया जा सके, रात को भी लोग बिजनेस कर सकें, रात को भी लोगों की आर्थिक गतिविधियाँ बनी रहे जिससे लोगों को लाभ हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है और जल्दी ही ऐसा आगे बढ़ेगा। दुनिया कई सारे देश है जहाँ पर रात में भी बिजनेस हो रहा है, कारोबार हो रहा है, तो इस पे भी चीज़ें बढ़ रही हैं आगे। और जब इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो ऊर्जा की ज़रूरत बढ़ेगी। उस ऊर्जा की ज़रूरत को अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो आपकी विकास दर में बाधा आ जाएगी, विकास की गति रुक जाएगी या धीमी हो जाएगी। लेकिन भारत ने बहुत परफेक्ट काम किया है कि भारतीय ऊर्जा कूटनीति एकदम सटीक कार्य कर रही है। भारत रसिया से भी तेल लेगा, भारत सऊदी अरब से भी तेल लेगा, भारत अमेरिका से भी लाभ लेगा, उससे भी संबंध बनाए रखेगा। भारत यूक्रेन से भी संबंध बनाएगा, भारत रसिया से भी संबंध बनाएगा। भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो हर देश से संबंध बनाए हुए है और संतुलित बनाए हुए है। इसी दौरान रसिया से भारत ने कच्चा तेल लिया है और बहुत कम कीमत पर लिया है। तो भारत हर कंडीशन में विकास को गति दे रहा है, जिससे भारत जल्दी ही आगे बढ़ जाएगा। तो इन सभी परिस्थिति में भारत अपने विकास को गति लगातार दे रहा है। अब देखिए मैंने आपको बताया किस तरह से जीडीपी ग्रोथ में G20 का रोल है। G20 का मीटिंग होने वाला भारत में, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में G20 एक कैटलिस्ट का काम करेगा। इसमें होगा क्या कि 20 बड़े देशों या दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों या दुनिया के सबसे रईस देशों के लोग या प्रतिनिधि भारत में होंगे। एक साल तक G20 की मीटिंग चल रही है तो लगातार कोई ना कोई आता जाता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि इन लोगों को जिस राज्य में इंफ्रा मजबूत दिखेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन दिखेगा, जहाँ पे भी क्षमता इनको दिखेगा वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। इस दौरान, इस एक वर्ष के दौरान जिस भी राज्य में अगर योग्य मुख्यमंत्री है, क्षमतावान मुख्यमंत्री है, तो उस राज्य का कायापलट हो जाएगा। हो सकता है कि वो किसी बीमारू राज्य की श्रेणी में हो और 5-7 साल में वो भारत का सबसे विकसित अर्थव्यवस्था वाले राज्य हो। ज़रूरत है सही नेतृत्व का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगातार आ रहे हैं, बस काम करने की ज़रूरत है। तमिलनाडु ने अपना $1 ट्रिलियन का गोल बना रखा है 2030 तक। हो सकता है कि बाकी राज्य भी अपना अपना एक लक्ष्य बनाएं और 2027 तक हम लोग बहुत आगे निकल जाएं। देखिए इसमें कई सारी चुनौतियां भी हैं, अवसर भी G20 में। अब देखिए भारत के जो शशिकांत दास, उन्होंने कहा है कि इंडिया टू बी वॉइस ऑफ साउथ एट G20। साउथ का मतलब समझिए, दुनिया 2 ध्रुवों में बटा हुआ है। नॉर्थ का मतलब ऐसे देश जो विकसित, आप देखेंगे जब मैप देखेंगे तो विकसित देश अक्सर नॉर्थ में आपको दिखाई पड़ेंगे, और अफ्रीका या अल्प विकसित देश या विकासशील देश आपको साउथ में दिखेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट है कि जो साउथ के देश हैं वो अल्प विकसित हैं, नॉर्थ के देश विकसित। ये एकदम परफेक्ट बात नहीं कि एकदम सब नॉर्थ के देश विकसित ही हैं, बस एक कॉन्सेप्ट है नॉर्थ और साउथ का। तो याद रखिएगा, साउथ जो भारत है वो साउथ का आवाज़ होगा G20 में, ऐसा माना जा रहा है। और उसका लीडर बन के भारत उभर रहा है, साउथ के देशों का, साउथ का लीडर बन के उभर रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो इसको जरूर लिखिए, अगर मेंस में आप लिख रहे हैं इस तथ्यों को जरूर लिखिए। देखिए G20 भारत का क्या नैरेटिव हो, किस तरह से भारत कार्य करेगा, इस पे ये लेख है। G20 पे एक क्वेश्चन 100% आएगा अगर आप मेंस दे रहे हैं, चाहे आप किस मेंस में आएगा हमको नहीं पता, चाहे UPSC में आ जाए, चाहे स्टेट पीसीएस में आ जाए, लेकिन G20 पर एक क्वेश्चन जरूर से ज़रूर बनेगा। दुनिया चाइना से परेशान है, उसको बैलेंस करने के लिए भारत का साथ दे रही है। तो भारत भी एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो जब 2 महाशक्तियाँ हैं, दोनों में एक रेस जारी है। रेस कैसे हो रहा है
ये आप इस लेख में पढ़िए। और चाइना को कैसे काउंटर किया जाएगा इस लेख में है। देखिए, भारत अब तक जो है बॉर्डर पर रक्षात्मक रवैया अपनाता था चीन के साथ, लेकिन अब भारत उस रवैये से या उस तरीके से बाहर आ चुका है। अब भारत वह भारत नहीं रह गया जो सहेगा। अब भारत प्रॉपर सही तरीके से रिप्लाई भी करता है। आपने देखा होगा विदेश मंत्री किस तरह से हर बात का जवाब दे देते हैं, बहुत सटीक उत्तर दे देते हैं। उसी प्रकार भारत अपनी सीमा पर भी लगातार काउंटर अटैक कर रहा है या बैलेंस कर रहा है। जो जैसी भाषा बोल रहा है उसको उसी भाषा में भारत जवाब भी दे रहा है। तो रक्षात्मक रवैये के कारण भारत को बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी, लेकिन भारत अब उसका प्रतिकार कर रहा है। आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए इन लेखों को। और अब चीन की आक्रामकता बढ़ने का कारण ये है कि चीन को लगता है कि भारत उसको काउंटर कर रहा है, इस कारण चीन और आक्रामक हो रहा है। चीन से केवल भारत ही नहीं परेशान, इस बात को मैं बार बार बता रहा हूँ कि चीन से दुनिया के बाकी देश भी परेशान हैं। इसलिए अमेरिका ने भी अपना रक्षा बजट में वृद्धि की है और बायलैटरल टाइज में भी देख लीजिए। अब अमेरिका के साथ साथ देखिए जापान भी अपनी पॉलिसी में सुधार कर रहा है, डिफेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। और देखिए रूस और इनका युद्ध में कई सारी समस्याएं उत्पन्न की है दुनिया के सामने। युद्ध के अलावा तकनीक के क्षेत्र में भी कई सारे कार्य हो रहे हैं। एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे और आपसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। वो भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं लेकर आएगा, बहुत सारी सुविधाएं देगा, लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो इसी पर ये लेख है। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात है। क्वांटम का मतलब होता है कि अणु के स्तर पर जो कार्य होता है या गणनाएं होती हैं उसको क्वांटम कंप्यूटिंग कहा जाता है। इसकी क्षमताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, सामान्य कंप्यूटर से कई हज़ार गुना ज़्यादा ताकतवर है। और अभी ये क्वांटम कंप्यूटर्स बनने के प्रोसेस में है, पूरी तरह से बन नहीं पाए हैं। अभी जो भी हैं वो प्रोटोटाइप ही हैं। जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे तो भविष्य में बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं बहुत आसानी से हो जाएंगी। इनका डिमांड क्यों है? क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग डेटा यूज़ कर रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े बिग डाटा आ जा रहा है। बिग डेटा का मतलब है कि हर चीज़ का डेटा जब एक जगह यूटिलाइज होता है तो बिग डेटा बन जा रहा है। वो पेटाफ्लॉप में जा रहे हैं, टेराफ्लॉप में जा रहे हैं, तो बहुत बड़े बड़े डेटा इकट्ठे हो रहे हैं। तो उनकी गणनाएँ, उनको कैसे एनालिसिस किया जाए, उसके लिए एक और उच्च गति के कंप्यूटर की ज़रूरत है। उसी के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग है। इसकी क्षमताएं बहुत ज़्यादा होंगी। जब डिजिटल विकास होगा तो साइबर विकास को लगातार बनाए रखने के लिए उस पर भरोसा बनाए रखना होता है। इस पर ये लेख है, आप देख लीजिए इसको। देखिए बड़ी कंपनियों को कैसे रेगुलेट किया जाए, इस पर ये लेख है। किसी की मृत्यु के बाद उसके ई फुटप्रिंट को कैसे क्लियर किया जाए। ई फुटप्रिंट का मतलब क्या है कि आपने ऑनलाइन सर्फिंग जो भी की है, वो जितना भी आंकड़ा है या जो डेटा है उसको कैसे हटाया जाए। जैसे मान लिया आपने गूगल में सर्च किया किसी के बारे में, तो आपकी मृत्यु के बाद वो डेटा को कैसे हटाया जाएगा, उस पर ये लेख है। कहाँ कहाँ हमारा डेटा स्टोर रहता है, गूगल में स्टोर रहता है, गूगल क्रोम में स्टोर रहता है, सोशल मीडिया अकाउंट में स्टोर रहता है, या बाकी जितने भी अकाउंट्स बना रखे हैं ऑनलाइन उस सब में स्टोर रहता है। उसको हटाने का तरीका ये है कि हर जगह जाकर उसको डीएक्टिवेट किया जाए या डिलीट किया जाए। लेकिन पूरी तरह से ई फुटप्रिंट मिटाना असंभव है। देखिए ई फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट समझे रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नए कॉन्सेप्ट हैं वो यूपीएससी में 100% पूछ रहा है। अगर आप सीडीएस एनडीए दे रहे हैं या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस के लिए भी ये ई फुटप्रिंट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि जितने भी नए कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो इसलिए मैं सारे कॉन्सेप्ट उठा के ले आता हूँ, चाहे वो लिमिटेड ही बताऊँ लेकिन बता देता हूँ। देखिए कोविड के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, तो ऐसी किसी भी परिस्थिति को निपटने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना चाहिए। कैसे करना है उस पर ये लेख है। और कोविड के कारण ही लोगों की स्मरण क्षमता जा रही थी। अब ये भी एक नया रिपोर्ट आ रहा है कि उससे हृदयघात की खतरा या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है अगर सही तरह से शरीर को मैनेज नहीं किया गया या सही तरह से निगरानी नहीं की गई। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कार्य करना चाहिए उस पर यह लेख है। सरकार दिव्यांगों के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। 60 जिलों में 55 डिसेबिलिटी
रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, DDRC, इस पर ये लेख है। जब भी कोई भी निबंध का सीरीज देखेंगे, महिलाओं का एक निबंध आपको मिल जाता है, लेकिन जब रटाए रटाए तरीके पे लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलता है। तो जब आप नए अप्रोच पर और नए अपडेट डेटा पर लिखते हो तो उस पर आपको नंबर मिलता ही मिलता है। तो महिलाओं के लिए एक अलग से जितने भी सूचनाएं हैं या जो भी लेख है वो एक जगह मैंने इकट्ठा कर दिया है। ए सी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन्स, महिलाओं के लिए कितने अवसर हैं समुद्री क्षेत्र में, उस पर ये लेख है। शिपिंग के क्षेत्र में महिलाओं के लिए कितने अवसर हैं, पानी का जो समुद्र का जहाज जा रहा है उसमें क्या क्या महिलाओं के लिए अवसर है, उस पर ये लेख है। अभी विश्व बैंक का एक रिपोर्ट आया है कि महिलाओं के अनुकूल होना चाहिए सार्वजनिक परिवहन। अगर महिलाओं का अनुकूल सार्वजनिक परिवहन नहीं होता है तो महिलाएं विकास के कार्य में सहयोग नहीं कर पाती। तो उस बाधा को समाप्त करने के लिए सार्वजनिक परिवहनों में सुधार की आवश्यकता है। सरकारों में महिला लीडरशिप की प्रभावशीलता पर ये लेख है, देख लीजिएगा आप। इस समय दिल्ली में कुल 22 सब रजिस्ट्रार महिलाएं हैं। अगर ये प्रश्न आया कि किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में सभी सब रजिस्ट्रार महिला हैं, तो दिल्ली, याद रखिएगा इस तथ्य को। देखिए, विकास है, अवसर हैं, लेकिन एक समस्या लगातार बना हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट का या यौन उत्पीड़न का। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए क्या ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर चैनल है या नहीं है, उस पर ये एक लेख है, आप देख लीजिएगा। क्योंकि जब आप लेख लिखेंगे तो उसको कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे, ऐसा नहीं कि सब अच्छा 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 हो रहा है, कुछ कमियां भी होंगी, तभी वो लेख कंप्लीट होगा। कैंसर के मामले में कई सारे सुधार हो रहे हैं। IIT जोधपुर ने एक रिसर्च किया है, नैनो बैटरी के थ्रू कैंसर सेल्स को कंट्रोल किया गया या सीमित किया गया, इसके प्रभाव को घटाया गया है, इस पर लेख है, देख लीजिए। जीन थेरेपी से भी कैंसर का इलाज संभव है। जीन थेरेपी क्या है? जीन में अगर कोई कमी होती है, उस जीन के कारण अगर कोई कैंसर की बीमारी आ रही है, तो अगर उस जीन को निकाल दिया जाए, उसको काउंटर किया जाए या उसके बराबर कोई ऐसा जीन डाल दिया जाए जिससे ये बैलेंस हो जाए, इसे ही जीन थेरेपी कहा जाता है। जीन थेरेपी को पूरा समझने में एक लंबा समय लगेगा, तो उसके लिए एक अलग से क्लास लिया जाएगा कि जीन थेरेपी क्या है और कैसे उसमें इलाज किया जाता है। फिलहाल इतना समझिए कि जीन थेरेपी से कैंसर का इलाज संभव है, क्योंकि कैंसर का सबसे बड़ा कारण खराब जीन है। खराब जीन के कारण ही ज़्यादातर कैंसर की बीमारियां होती हैं। कुछ अन्य कारण भी है कैंसर के। देखिए, तकनीक ऐसा बढ़ रहा है कि आने वाले भविष्य में जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपुल हैं या जो दिव्यांग हैं वो आम लोगों की तरह कार्य करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये प्रोटोटाइप में है या फिर विकास के क्रम में है। एलन मस्क ने भी बताया है कि उन्होंने एक ऐसा चिप बना लिया है या बनवा रहे हैं या प्रोसेस में है, जो जिससे अगर उसको दिमाग में इम्प्लांट कर दिया जाए तो व्यक्ति केवल सोच के जो कनेक्ट होगा उन चीज़ों को उससे कंट्रोल कर लेगा वो। तो उसके लिए हाथ पैर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास हाथ पैर है या नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है, बस आपका दिमाग होना चाहिए, तो आप सारे कार्य कर लेंगे। देखिए, भारत तो टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ आगे बढ़ रहा है, उस पर दुनिया ध्यान दे या चाहे ना दे, लेकिन भारत की विकास की गति बहुत तेज़ है और भविष्य में भारत तो प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत आगे बढ़ने वाला है, बस समय की बात है। जो स्थानीय निकाय हैं उनके पास धन का संकट हमेशा बना रहता है, इसके कई सारे कारण हैं, उसी पर ये लेख है। अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप उसको काउंटर करेंगे इस लेख से। कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा है, देख लीजिएगा इस लेख को। देखिए, भारत में ज़्यादातर उत्पादन कार्य पहले शहरी क्षेत्रों में होता था, बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, उत्पादन कार्य हो रहा है। तो उससे नए रूरल उत्पादन हब बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं, उस पर ये लेख है। और देखिए कैसे ये विकास में सहायक होंगे, इस लेख को ज़रूर देखिए। और ये मेंस में से प्रश्न आने की संभावनाएं बनी हुए हैं। खास सुरक्षा पर एक चिंता बना हुआ है, क्योंकि भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है। दुनिया के दो सबसे बड़े शीर्ष गेहूं उत्पादक यूक्रेन और रूस युद्ध में फंसे हुए हैं, इस कारण भी खाद्य संकट उत्पन्न हो रहा है। लेकिन भारत सरकार का मानना है कि भारत में ऐसा कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर पर्याप्त खाद्य भंडार उपलब्ध हैं, इसलिए भारत के समझ फिलहाल खाद्यान्न संकट नहीं है।
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो किस तरह से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर एक चुनौती या समस्या बन सकते हैं या खतरा बन सकते हैं, उस पर ये लेख है। आप ऐसे समझिए कि जिन फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया जाता है, जैसे बीटी कॉटन हुआ, तो बीटी कॉटन को जब जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया तो उसके परागकण से अन्य कॉटन के फसल प्रभावित हो जाते हैं या संक्रमित हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को खाने के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? पशु के चारे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? अगर इनको पशु के चारे के तौर पर प्रयोग किया जाए तो क्या उस पशु के दूध का या उस पशु के मांस का या उस पशु के अन्य उत्पाद का भोजन के रूप में उपयोग करने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिस पे चिंता बनी हुई है, और ये सब अभी चूँकि हाईलाइट हैं तो प्रश्न आने की पूरी संभावना है। बरगद और पीपल के पेड़ किस कारण से लंबा जीते हैं, या उनका जीवन दर बहुत लंबा होता है या उनकी आयु लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है, उस जीन की खोज कर ली गई है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो हवा में वो घुलेगा, एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा। जब एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो हमारे फेफड़े में पहुंचेगा श्वसन के द्वारा, फिर हमें भी बीमार करेगा। सबसे ज़्यादा बीमार होंगे बच्चे और बुजुर्ग, या फिर ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक होगा, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होगा, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। उस पर ये लेख है। और अगर कार्यस्थल में धुएँ ज़्यादा हैं तो अर्थराइटिस का जोखिम बढ़ा हुआ है। भारत के विदेश मंत्री का मानना है कि कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार देश दुनिया को तेज़ी से बदल रहे हैं, क्योंकि जब कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र में नई नई समस्याएं आ रही हैं, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो रहा है, और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उन देशों को हो रहा है जिनके पास आय कम है, जिनके पास संसाधन कम है, जिनका विकास अभी हुआ नहीं है। जो विकसित देश वो अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, जो अमीर लोग हैं वो अपने आप को बचा लेंगे। इससे सबसे ज़्यादा समस्या होगी गरीबों को, या गरीब लोगों को, या गरीब देशों को। गरीब देश में भी जो अमीर लोग हो तो बाहर चले जाएंगे, अच्छी जगह पर रह जाएंगे गरीब लोग। अमेरिका में भी सब अमीर थोड़ी ना है, कुछ लोग तो ऐसे जिनके पास घर ही नहीं है, तो उन लोगों को असली समस्या होगी। राज्यसभा में एक सदस्य त्रुचि सिवा ने ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता व्यक्त की है। यूरोपीय देशों में कार्बन टैक्स लग रहा है, इससे क्या हो रहा है कि इस्पात या स्टील महंगा हो रहा है। ये भी एक समस्या बनी हुई है, जिस पे भारत की वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर कार्बन शुल्क बढ़ेगा तो उससे उद्योग को सतर्क रहना चाहिए। अगर कोई संस्था या कोई कंपनी कार्बन कैप्चर का काम कर रही है, उसे सब्सिडी दिया जाएगा सरकार की तरफ से। कार्बन कैप्चरिंग का मतलब है कि बड़े बड़े फर्म लगाना जिसमें हवा से कार्बन को फिल्टर करके निकाल लिया जाए। यूरोप में ये बहुत दिन से चल रहा है, भारत में भी धीरे धीरे इस गतिविधि को ऊर्जा मिल रही है। पैसा है तभी नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। नेट जीरो का मतलब क्या है? नेट जीरो का सीधा मतलब ये कि जितना आप कार्बन का उत्सर्जन करेंगे या जितना भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करेंगे, उसको अवशोषित करने के लिए आपको उतने पेड़ पौधे हों। यही नेट जीरो। उससे ज़्यादा उत्सर्जन ना करें कि जिसका अवशोषण पेड़ पौधे ना कर सकें। अब देखिए, अगर उत्सर्जन से बचना है तो फ्यूज़न एनर्जी की तरफ जाना होगा। फ्यूज़न एनर्जी क्या है? फ्यूज़न एनर्जी का मतलब है कि जब किसी हल्के तत्व के दो अणुओं को जोड़ दिया जाए तो उस दौरान मास के क्षय के कारण बहुत ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसी ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है इसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जा रहा है। इसकी संभावनाएं असीमित है। सूर्य में जो आज हम देख रहे इतनी ऊर्जा है, उसका कारण केवल और केवल फ्यूज़न है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन के अणु जुड़कर हीलियम बनते हैं और उसी से इतना विकिरण के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सच तो यह है कि सूर्य के द्वारा जितनी भी प्रकाश प्राप्त की जाती है, एक दिन में इतना प्रकाश प्राप्त किया जाता है, उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि मनुष्य के पूरे वर्ष के ऊर्जा ज़रूरतों की पूर्ति की जा सकती है। लेकिन हमारे पास अभी वो तकनीक नहीं है कि सूर्य के समस्त प्रकाश का हम लोग ऊर्जा के रूप में रूपांतरण कर सकें। तो हमारे पास स्रोत तो बहुत हैं,
लेकिन तकनीक का अभाव है। तो भविष्य में हो सकता है कि भारत ऐसा कुछ कर ले या दुनिया ऐसा कुछ कर ले। फिलहाल विश्व के पास फ्यूज़न एनर्जी एक बहुत बड़ा समाधान आया हुआ है। अगर ये पूरी तरह से सक्सेस हो जाता है, अभी तो फिलहाल ये प्रोटोटाइप में है, अगर ये पूरी तरह से सफल हो जाता है तो ये बहुत बड़ा कार्य कर लेगा। इसके लिए कई सारे देश मिलकर ITR में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल थर्मल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर पर विश्व के कई सारे देश मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। अगर वो पूरी तरह से सफल हो जाता है तो दुनिया के लिए ऊर्जा का एक असीम संसाधन मिल जाएगा। वैसे आपको एक बात और बता दूं, विखंडन यानी जो हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करते हैं उसमें विखंडन की प्रक्रिया होती है। उसमें जिस संयंत्र का निर्माण किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टर। लेकिन संलयन या फ्यूज़न में जिस रिएक्टर का प्रयोग किया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं टोकामक। याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि टोकामक और रिएक्टर में क्या अंतर है। फ्यूज़न एनर्जी पे US ने क्या कहा है, देखिए घोषणाएं की हैं। वाइल्ड लाइफ या वन्य जीव के संरक्षण के लिए कानून है, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो विचारकों का मानना है कि वह अमेंडमेंट वन्य जीवों के लिए अच्छा नहीं है। इसको एक बार पढ़िए, ये पर्यावरण के प्रश्न में ये आ सकता है। और भारत ने बताया कि वह जैव विविधता के लक्ष्य को हासिल कर लेगा, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय नीति है कि 33% तक जंगल हो। तो 2030 तक माना जा रहा है कि 30% तक भूमि पर जंगल और जल जैसे चीज़ों को प्रकार कर लेगा भारत, या लक्ष्य को हासिल कर लेगा। आज के लिए बस इतना ही। लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। धन्यवाद।